आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी बेसिक फॉर मेडिकल एंड फिजियोथेरेपी स्टूडेंट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय एनाटॉमी। फर्स्ट, एनाटॉमी का क्या मतलब है। दूसरा, व्हाई एनाटॉमी इज इंपॉर्टेंट इन फिजियोथेरेपी। थर्ड, डिफरेंट वे टू स्टडी। फोर्थ वन इज एनाटॉमिकल पोजीशन। Fifth one is common directional terms. Sixth one is organization of human body. Seventh one is body cavity. And eighth one is clinical importance of student. फर्स्ट में हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी का मीन्स क्या है। दूसरा, इंपॉर्टेंट क्यों है फिजियोथेरेपी में एनाटॉमी। थर्ड, डिफरेंट वे से हम कैसे एनाटॉमी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फोर्थ, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या क्या होती है। फिफ्थ, कॉमन डायरेक्शनल टर्म्स जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट। फिफ्थ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटीज में हम बात करेंगे कौन कौन सी कैविटीज। एट्थ, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्यों होता है स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो हम फर्स्ट बात करेंगे अभी व्हाट डू यू मीन बाय एनाटॉमी। तो सबसे पहले इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें तो आपका जो एनाटॉमी है, स्टडी ऑफ द शेप, पोजीशन, अरेंजमेंट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इन सिंपल वर्ड में हम बात करें तो इसमें हम स्टडी करने वाले हैं शेप के बारे में, पोजीशन के बारे में और अरेंजमेंट्स के बारे में। अब ये किस काम में यानी कि किस चीज में आपको हेल्प करता है, हम इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय एनाटॉमी। इन सिंपल हम स्टडी करेंगे शेप, पोजीशन और अरेंजमेंट, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। दूसरा है इट्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, हमें समझने में हेल्प करेगा कि हमें इसे क्यों और किस लिए पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो ये क्या करता है, वेयर द मसल लोकेटेड, मसल्स आपकी कहां लोकेटेड होती है। सेकेंड, हाउ द नर्व ट्रेवल्स, नर्व ट्रेवल कैसे करता है। थर्ड वन इज हाउ जॉइंट मूव्स, जॉइंट की मूवमेंट कैसे होती है। एंड फोर्थ, हाउ द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आर कनेक्टेड, जो आपकी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है वो कनेक्टेड कैसे रहती है। मैं आप सभी को बता दूं, फॉर अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट एनाटॉमी इज द फाउंडेशन ऑफ मूवमेंट, नॉट द एनालिसिस एंड रिहैबिलिटेशन एंड द पेन मैनेजमेंट। सो प्लीज यू हैव टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट एनालिसिस, रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाई इज इम्पॉर्टेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक होने वाला है ये इंट्रोडक्शन का। तो ये क्यों जरूरी है फिजियोथेरेपी स्टूडेंट के लिए या फिर अलाइड हेल्थ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले तो आप एनाटॉमी जो है आपको हेल्प किस किस चीज में करता है। सब आइडेंटिफाई द इंजरीज एंड मसल्स एंड नर्व्स। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प करवाता है कि इंजरी क्या है, मसल क्या है और नर्व्स क्या है। दूसरा आपको क्या करता है, अंडरस्टैंड करवाता है जॉइंट्स की मूवमेंट में एंड इसके लिमिटेशंस क्या क्या है। थर्ड, आपकी जो प्लान होते हैं एक्सरसाइजेस को उसको करेक्ट करवाता है एक्सरसाइज थेरेपी में, जिससे आपको काफी हेल्प मिलता है। एंड फोर्थ वन इज टू अवॉइड इंजरी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, कि आप जब भी इंजरी होती है तो उसमें अगर ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उससे किसी का जो इंजरी है वो बढ़े ना, इस चीज के बारे में। तो व्हाई इज इंपॉर्टेंट इन फिजियोथेरेपी, बिकॉज एनाटॉमी हमें हेल्प करता है इंजरीज के लिए, मसल्स एंड नर्व्स आइडेंटिफाई करने के लिए, अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ जॉइंट एंड लिमिटेशंस। थर्ड, करेक्ट करते हैं एक्सरसाइज को जो भी हम प्लान करेंगे ड्यूरिंग द थेरेपी, और अवॉइड करती इंजरी जब हम वो रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, उसमें कोई भी डिस्कंफर्ट ना आए या बढ़े ना। तो
अब हम बात कर रहे हैं थर्ड, डिफरेंट वेज ऑफ स्टडी। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या फिर दोबारा इसे रिपीट करिएगा, कोई अगर टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो। डिफरेंट वेज टू स्टडी एनाटमी, हम डिफरेंट वेज से कैसे आप स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट तो ग्रॉस एनाटमी के बारे में हम बात करेंगे, इसमें माइक्रोस्कोपिक एनाटमी एंड डेवलपमेंटल, एंड फोर्थ वन जो सरफेस एंड रेडियोलॉजिकल। डिफरेंट वे से हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो एनाटमी कैन बी स्टडी इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन द व्हाट वी वांट टू लर्न। ठीक है, तो इसी तरीके से ये 4 सब टॉपिक्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है ग्रॉस एनाटमी। ग्रॉस एनाटमी में हमें क्या देखने को मिलता है कि हमें आपको जो भी स्टडी होता है बॉडी का स्ट्रक्चर that we can with our eyes like bone, muscles and joint और organs। ठीक है, इसमें हम सिंपली अगर देखें तो हमें स्टडी करना होता है बॉडी के स्ट्रक्चर्स को that we see with our eyes like bones, muscles and joint and organs। ठीक है, अब ये हम एज अ फिजियोथेरेपी आपको ये पता होना चाहिए ग्रॉस एनाटमी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड पोस्चर, मूवमेंट एंड मैनुअल थेरेपी एंड टेक्निक। विदाउट इसके ना ही आप मूवमेंट को ना ही आप जो है मूवमेंट को, ना ही मैनुअल थेरेपी को के जो टेक्निक्स होते हैं उसको, और ना ही पोस्चर मूवमेंट को आप समझ पाएंगे। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ग्रॉस एनाटमी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोन्स का, मसल्स का, जॉइंट्स का, ऑर्गन्स का है, जिसकी वजह से आप ये चीज समझ पाओगे। मूवमेंट एंड मैनुअल थेरेपी एंड टेक्निक्स आपको कैसे अप्लाई करना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी ग्रॉस एनाटमी। दूसरा हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटमी में क्या होता है कि जो भी आप माइक्रोस्कोप एनाटमी जैसे कि आप स्टडी करते हो, लाइक स्टडी हम किस चीज की कर सकते हैं, सपोज की सेल्स की स्टडी करते हैं आप माइक्रोस्कोपिक में। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक से सीधे समझ में आ रहा है सेल्स, मसल्स, फाइबर, नर्व टिश्यू। ठीक है, ये क्या करता है, इट्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड मसल हीलिंग, नर्व्स एंड रीजनरेशन, टिश्यू रिपेयर। जैसे समहाउ आपका फ्रैक्चर होता है ना, हमने देखा होगा कि हीलिंग नर्व और रीजनरेट टिश्यू रिपेयर करता है। तो हमें फ्रैक्चर के टाइम पे 21 डेज का टाइम देता है, वो रीजनरेट करता है। वो किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ सेल्स, मसल फाइबर एंड नर्व टिश्यू। थर्ड हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंटल एनाटमी के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट कैसे होता है। जैसे कि सपोज कि हमें एक्सप्लेन करना है हाउ टू ह्यूमन बॉडी डेवलप फ्रॉम अ बेबी टू अडल्ट। आपकी जो बेबी से हम अडल्ट फेज में कैसे जाते हैं, इसमें हम डेवलपमेंट एनाटमी पढ़ रहे होते हैं कि आपकी ह्यूमन बॉडी कैसे डेवलप करती है बेबी टू अडल्ट। दूसरा होता है इट इज यूजफुल टू अंडरस्टैंडिंग कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी। हम अंडरस्टैंड करते हैं कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी एंड डेवलपमेंट डिसऑर्डर। आपकी जो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज होती है या फिर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो होते हैं उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हम इसको किस तरीके से देख पाए। क्योंकि अगर इसके बिना आप क्या करेंगे, इसके बिना आप समझ नहीं पाएंगे कि हमें किस तरीके से बॉडी पार्ट्स को समझना कि कौन कंजेनाइटल है, कौन डेवलपमेंटल है। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप डेवलपमेंटल एनाटमी पढ़ते हैं। तो अब हम आ जाते हैं इसके फोर्थ, सरफेस एंड रेडियोलॉजिकल एनाटमी। अब बात कर लेते हैं, अभी हमने ए बी सी एंड फोर्थ वन, ये लास्ट वन है। आई होप ये समझ में आ गया। ग्रॉस में हम बोन्स, मसल, जॉइंट एंड ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक में हम सेल्स, मसल फाइबर, नर्व्स टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड में हमारा डेवलपमेंटल एनाटमी के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें बॉडी कैसे ग्रो करती है एडल्ट तक, बेबी टू एडल्ट, वो समझते हैं। और क्या कंजेनाइटल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है वो समझते हैं। अब आ जाते हैं फोर्थ, सरफेस एंड रेडियोलॉजिकल। अब हम सरफेस से क्या समझते हैं, सरफेस एनाटमी हमें हेल्प करता है लोकेशन ऑफ मसल्स एंड
बोन एंड जॉइंट्स ऑन द बॉडी सरफेस। इसके बिना हमें समझ में नहीं आएगा ना कि मसल्स कहाँ पे है, बोन्स कहाँ है, जॉइंट कहाँ है बॉडी सरफेस में। तो ये हमें उस चीज में हेल्प करता है, कौन? सरफेस एनाटॉमी। और रेडियोलॉजिकल हमें क्या समझाता है? रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड टू एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई रिपोर्ट्स, ताकि आप कम्युनिकेट कर पाए अदर प्रोफेशनल से। इसके लिए हमें रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी पढ़नी है, जिसकी वजह से हमें क्या क्या अंडरस्टैंड करना होता है? एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई रिपोर्ट अच्छे से देख पाते हैं। पर इसको देखने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? इसके देखने के लिए आपको रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी स्टडी करनी पड़ेगी। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट इसके आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि हम किस तरीके से इसको समझे, क्योंकि जब तक आप सपोज कि किसी को डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और उसके लिए हमें रेडियोलॉजिकल कंडीशन देखनी पड़ेगी समटाइम्स कि हम पेशेंट को ट्रीट करते रहते हैं बट उसको हीलिंग नहीं हो पाती है। हीलिंग नहीं हो पाती है तो उसका मेन कॉज हमें जानना होता है। सपोज कि से हमें आर्म्स में पेन आ रहा है बट वो आर्म्स का पेन है ही नहीं, वो सर्वाइकल का पेन है, तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा? उसके लिए हमें एक्सरे देखना होगा कि प्रॉब्लम कहां आ रही है? आपके स्पाइन से। ओके, तो आगे हम पढ़ेंगे फोर्थ वन, जिसमें हमारा फोर्थ टॉपिक था। अब हम आ गए हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। विदाउट एनाटॉमिकल पोजीशन हम नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा बॉडी पार्ट का पोजीशन कहां पे है, इससे कोई कंफ्यूजन ना हो। टू अवॉइड कंफ्यूजन ऑफ बॉडी इज ऑलवेज डिस्क्राइब्ड इन स्टैंड एंड पोजीशन। इसके बारे में हमें एनाटॉमिकल पोजीशन जानने के लिए हमें अवॉइड कंफ्यूजन अवॉइड हो, इसके लिए हमें एनाटॉमिकल पोजीशन समझनी होती है, ताकि हम एनाटॉमिकल पोजीशन समझ पाए। जैसे कि द पर्सन स्टैंड फॉर स्ट्रेट, फेस लुक्स फॉरवर्ड, आर्म्स बाय द स्लाइड एंड पाम्स फेस फॉरवर्ड, ताकि हम समझ पाए कि पर्सन कैसे खड़ा है, कैसे वो फेस उसका लुक्स फॉरवर्ड है, आर्म्स कैसे साइड में है या पाम्स कैसे फेस फॉरवर्ड है। ओके, अब हम बात करेंगे इन ऑल द एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन द पोजीशन। सबसे पहले आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जितनी भी आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन है वो बेस्ड है डिस्क्रिप्शन के ऊपर। तो हमने किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ाई की? द पर्सन स्टैंडिंग स्ट्रेट, फेस looks forward, arms by the side and palm faced forward। ये सारी जो आपकी एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन है वो बेस्ड किस पे है? पोजीशन पे, इसलिए हमें एनाटॉमिकल पोजीशन पढ़नी होती है। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ डायरेक्शनल टर्म्स पे। आई होप कि अभी आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट नहीं आ रहा है। अगर कोई चीज आपको सपोज नहीं समझ में आती है तो आप उसको रिपीट करें। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम देखने पे वो नहीं समझ में आती है, तो आप उसको दोबारा रिपीट करें ताकि उसको अच्छे से अंडरस्टैंड